हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ धातु और अधातु जो चैप्टर्स है एनसीईआरटी क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। एनसीईआरटी क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। ये खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं धातु और अधातु का 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये छठा वीडियो है। देखिए, यहाँ पर हम क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए कि यहाँ तक हमने ये पढ़ा दिया, पिछले कक्षा में ये हमने पढ़ा दिया है कि पढ़ा दिया है आयनिक बंधन कैसे बनता है। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है पिछले कक्षा में। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, आयनिक बंधन में क्या था कि इलेक्ट्रॉनों के, एक बार बता दूं कि आयनिक बंधन में क्या था कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से आपका बंधन बनता था। और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता था, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता था। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता था और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता था। जैसे सोडियम, सोडियम का 281, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन का पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो अपना इनर्ट गैस, अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन की तरह अपना सूरत बना लेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन जो है अपना सूरत आर्गन की तरह बना लेगा। और दोनों में जो बंधन होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो हमारा आयनिक बंधन होगा, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 282 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन की तरह अपना स्ट्रक्चर कर लेगा, तो ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। और क्लोरीन जो है, 2 क्लोरीन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले लेगा मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। और मैग्नीशियम अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस, मैग्नीशियम अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह अपना आकृति बना लेगा। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से सॉरी, मैग्नीशियम अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन की तरह, और क्लोरीन जो है, 2 क्लोरीन जो है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर ले लेगा मैग्नीशियम से, और अपना रूप जो है, अपना नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन की तरह क्लोरीन बना लेगा और MgCl2 बनाएगा। देखिए, इस तरह से होता था। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या होता है इसको समझिए। आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या होता है इसको समझेंगे। सबसे पहले ये बात समझे कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में जानने के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहला, देखिए, यहाँ पर आयनिक आयनिक बंधन का गुणधर्म जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को जानने के लिए, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में जानने के लिए क्रियाकलाप किया जा रहा है। इसमें एक स्टैम्प लैंप लेंगे, बर्नर लेंगे, और चित्र 3.7 में देख सकते हैं आप कि नमूना युक्त स्पैचुला, स्पैचुला लिए स्पैचुला पर लवण के नमूने को गर्म करते हैं। अब नमक के नमूने को गर्म करते हैं। क्रियाकलाप 3.13 में विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या किसी अन्य अन्य लवण लवण का नमूना लीजिए। अब लवण का नमूना लीजिए। इस लवणों को भौतिक अवस्था क्या है, तो धातु के स्पैचुला पर छोटी मात्रा में नमूने के को लीजिए तथा इसे ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। लवण को थोड़ा सा लिया और धातु का ये स्पेचुला है, ये स्पेचुला है, इस पर क्या किया, नमक रखकर, और मतलब कि नमक कहने का मतलब लवण, लवण रखकर, और इसको गर्म किया। बर्नर लगा हुआ है और नीचे मतलब फ्लेम है, उससे गर्म किया। गर्म करने पर आप देखिएगा, गर्म कीजिए, अन्य नमूने के साथ भी अभिक्रिया दोहराइए। आप क्या देखते हैं, क्या ये नमूना ज्वाला के रंग प्रदान करते हैं, क्या ये नमूना जो है ज्वाला को रंग को प्रदान करते हैं, क्या यौगिक पिघलते हैं। नमूने को जल, पेट्रोल या केरोसिन में घोलने का प्रयास कीजिए, क्या ये
घुलनशील है। चित्र 3.8 तरह एक परिपथ बनाइए और किसी एक लवण के विलयन को इलेक्ट्रोड डालिए और आप देखते हैं कि इसी प्रकार अन्य लवण के नमूनों की भी जांच कीजिए। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? लवण के विलयन की चालकता। जब लवण आप डालेंगे किसी भी मतलब कि किसी भी लवण को डालेंगे और 2 इलेक्ट्रोड बनाएँगे, 2 इलेक्ट्रोड बनाएँगे और उसको बैटरी से जब जोड़ेंगे और बल्ब लगाएँगे तो उसमें क्या होगा, परिपथ कंप्लीट हो जाएगा और विद्युत का चालन हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, आप देखते हैं इस प्रकार का अनलॉन के नमूनों की जाँच कीजिए। इन यौगिकों की प्रकृति के संबंध में आप निष्कर्ष निकालिए। ये धातु और अधातु है। देखिए, तो कुछ आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक। देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत हाई होते हैं, याद रखिएगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक हाई होते हैं। NaCl इसका गलनांक है, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आयरन का आयरन का आ, देखिए NaCl सॉरी NaCl सोडियम क्लोराइड का गलनांक जो है 1074 केल्विन है और इसका क्वथनांक जो है 1686 केल्विन है। लिथियम क्लोराइड का 887 और उसका गलनांक जो है, क्वथनांक जो है 1600 है और उसी तरह कैल्शियम क्लोराइड का जो गलनांक है 1045 केल्विन है और उसका क्वथनांक जो है वो 1900 केल्विन है। कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक गलनांक 2850 है और कैल्शियम ऑक्साइड का क्वथनांक जो है 3120 है। मैग्नीशियम क्लोराइड का गलनांक गलनांक 981 है और उसका क्वथनांक 1685 है। देखिए आयनिक यौगिकों के निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। देखिए आयनिक यौगिक जो होते हैं वो कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगते हैं। उसके बीच में देखिए आयनों के बीच में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो आकर्षण बल लगते हैं उनके कारण उनमें क्या होता है, वो मजबूत होते हैं, उनका आकर्षण बल अधिक होता है जिससे वो ठोस और कठोर होते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखेंगे कि भौतिक गुण जितने भी आयनिक बंधन बनाते हैं, जो भी यौगिक आयनिक बंधन बनाते हैं वो अक्सर ठोस ही होते हैं, क्योंकि उनमें उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बहुत तेजी से लगता है और वो जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हम जानते हैं लाइक चार्जेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब समान आवेशों में विकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ये चीज खूब अच्छे से काम करता है, तो इसलिए ये कठोर होते हैं। यौगिक समानता भंगुर होते हैं, लेकिन याद रखिएगा धन और ऋण आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। यह यौगिक समानतः भंगुर होते हैं, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। लेकिन ये भंगुर होते हैं जब इस पर प्रेशर डालते हैं, हिट कर इस पर प्रहार करते हैं तो ये क्या होता है, भंगुर चूर चूर हो जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्यों अधिक होता है, क्योंकि जो बॉन्डिंग है, देखिए आयनिक बंधन है, मतलब वैद्युत संयोजक बंधन जो है उसको तोड़ने के लिए आयनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं। आयनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसको फ्री करने के लिए, इसका आयन को फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा हीट देना पड़ता है। तो इसीलिए इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। घुलनशील वैद्युत संयोजक के यौगिक जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोलियम में विलायकों में अविलय होते हैं। देखिए वैद्युत संयोजक बंधन जो होते हैं जल में डिसॉल्व कर जाते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे केरोसिन हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इन सब में नहीं घुलता है। उसी तरह से विद्युत चालकता
किसी भी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। देखिए, किसी भी विलयन में से विद्युत चालक के लिए अवशोषित आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत कैथोड की ओर गमन करती है। ठोस अवस्था में आयनिक आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनिक की गति संभव नहीं हो पाती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर हो जाते हैं। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। देखिए, ठोस अवस्था में क्या होता है, आयन फ्री नहीं होता है। फ्री नहीं होता है तो वो क्या करता है, विद्युत का चालन नहीं कर पाता है। विद्युत का चालन नहीं कर पाता है। जैसे अगर ठोस कोई लोहा है तो लोहा में विद्युत का चालन क्यों होता है, क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरह से कोई लिक्विड में आयन के चालन होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। देखिए, अगर कोई मतलब कि लिक्विड फॉर्म में अगर किसी से करंट पास करता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। वो लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे जिससे करंट पास करेगा। उस इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए या तो हम उसमें क्या देते हैं, या तो सॉल्ट देते हैं, या तो एसिड देते हैं, या तो बेस देते हैं। तो देखिए, तो जब इसको एसिड बेस या सॉल्ट हम देते हैं तो वो क्या होता है, वो वैद्युत संयोजक बंधन बनाया होता है। लेकिन जैसे उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं वो घुल जाता है और आयनों में विखंडित हो जाता है। पॉजिटिव आयन, दो आयनों में पॉजिटिव और निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन कैथोड से अट्रैक्ट होता है और निगेटिव आयन एनोड से अट्रैक्ट होता है। इस तरह से परिपथ कंप्लीट हो जाती है। देखिए, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थित स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। और जब वैद्युत संयोजक बल, वैद्युत मतलब वैद्युत आकर्षण बल जो है वो ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं तो क्या होता है, जो आयन है वो फ्री मूव करते हैं। मूव करते इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें ये है, धातुओं की प्राप्ति। धातु की प्राप्ति कैसे करते हैं, धातु की प्राप्ति। देखिए, धातु का प्राप्ति करने का मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल कहाँ से मिलेगा, तो मेटल आपका किसी भी अयस्क से मिलता है। अयस्क वो खनिज होता है, अयस्क वो खनिज होता है जिसमें प्रचुर प्रचुर मात्रा में मेटल्स हो। वो मेटल्स कहाँ से मिलेंगे, वो खनिज कहाँ से मिलेंगे, तो जमीन के अंदर से मिलेंगे। जैसे पृथ्वी की भू पर प्रॉपर्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। मतलब धातु का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे विलयन लवण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या खनिज यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु की मात्रा होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। देखिए, जो भी जमीन के नीचे से जो भी धातु निकालने का तरीका है वही हमारा खनिज कहलाता है। धातु जो होता है खनिज में मौजूद होता है। खनिज कहाँ होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं। और जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु हो, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु हो वो हमारा अयस्क कहलाते हैं। और अयस्क जो होते हैं, अयस्क कहलाते हैं। अयस्क मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में धातु को रखने वाला, धातु को रखने वाला खनिज होता है। जिससे आसानी से, देखिए, धातु जिससे आसानी से निकाला जाए, कम खर्च में निकाला जाए। मतलब वैसे खनिज जिससे कम खर्च में धातु निकाला जाए, कम खर्च में जिससे मतलब कि धातु निकालना हो, कम खर्च लगे और उसका मतलब कि प्रोडक्शन का भी कॉस्ट कम लगे, ऐसे खनिजों को हम लोग अयस्क कहते हैं। जिसका निकालने का विधि आसान हो, जिससे मेटल निकालने का तरीका आसान हो। देखिए, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, धातुएं
धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। देखिए धातुओं को सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। कुछ धातुएं भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती है, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए गोल्ड। गोल्ड क्या होता है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होता है और वह हाइड्रोजन से भी नीचे होता है। गोल्ड जिसे सोना कहते हैं, चांदी वो भी कम होता है। प्लेटिनम, कॉपर, जिसका मतलब सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से भी नीचे होते हैं या उनका सक्रियता बहुत कम होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा मेटल कहलाता है। उसी से क्या, और उसी से जेवर या आभूषण बनाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, लंबे समय तक ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा और वो प्योर मात्रा में पाया जाएगा और उसका चमक मौजूद रहेगा। देखिए क्या होता है कि जो धातु होते हैं उनका जो धातु होते हैं, धातु में खास करके जो जो जिससे आभूषण बनाए जाते हैं वो धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे होते हैं, जिसकी मदद से क्या करते हैं, जिसकी मदद से हम मतलब ये कोई भी आभूषण जेवर हुआ महिलाओं का, वो सब बनाएंगे, जिससे उसका चमक बरकरार रहेगा, लंबे समय तक वो खराब नहीं होगा। देखिए उसी तरह से गोल्ड, सोना, सिल्वर, प्लेटिनम, तांबा स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होते हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी जब हम निकालेंगे तो उसमें सबसे ऊंची धातु कौन होते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातु जो होते हैं वो पोटेशियम होते हैं, सोडियम होते हैं, कैल्शियम होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं। इतनी अधिक क्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। जो देखिए जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य धातुएं ZnFeP भी आदि की अभिक्रियाशीलता मध्य होती है। पृथ्वी की भू प्रकृति से मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट में पाई जाती है। देखिए जमीन के अंदर जो भू प्रॉपर्टी है उसमें जो मेटल होता है या तो ऑक्साइड के रूप में, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का बॉक्स ऑक्साइड, सल्फाइड, मेटल का कार्बोनेट में पाया जाता है। आप देखेंगे होंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता है और पृथ्वी पर इसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ऐसा होता है। देखिए ये सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर क्या होता है, पोटेशियम होता है, तब सोडियम होता है, तब कैल्शियम होता है, तब मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम, तब जिंक, तब फेरस, तब पीवी, तब Cu, तब Ag, तब Au। देखिए ये हमारा Ag Au बहुत नीचे होता है सक्रियता श्रेणी में। देखिए पृथ्वी से, अब यहाँ पर समझिए, अभिक्रिया के आधार पर धातु निम्नलिखित 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। धातु को 3 विभाग में विभाजित किया गया है। एक में अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है, विभाजित कर सकते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु। जो देखिए निम्न अभिक्रियाशील धातु जो है वो सबसे नीचे सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे होता है, जैसे एल्युमिनियम और गोल्ड, वो सबसे नीचे है। तो निम्न सक्रिय साधु कहते हैं, धातु कहते हैं। तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे, जैसे गोल्ड और सिल्वर सबसे नीचे हैं, तो इनको निम्न सक्रिय धातु कहेंगे। और ये सबसे मतलब कि सबसे कम अभिक्रिया करने वाला धातु होता है, जिसके कारण इसका मतलब मेटालिक जो लूस्टर है वो बरकरार रहता है, इसका मेटालिक साउंड भी बरकरार रहता है। अब देखिए धातुओं के निष्कर्ष से पहले यहाँ पर, हाँ, तक हाँ, मध्य मध्य उच्च उच्च अभिक्रियाशील धातुएं प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातुओं को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपयोग किया जाता है। अयस्क से शुद्ध
धातु का निर्माण कई चरणों में होता है। अयस्क से शुद्ध धातु का निर्माण कई चरणों में होता है। देखिए, इन चरणों का सारांश 3.10 में दिया गया है। निम्नलिखित भागों में प्रत्येक चरण की विस्तृत जानकारी दी गई है। देखिए, यहाँ पर ये सक्रियता श्रेणी है। यहाँ पर सब जानकारी दिया गया है। अयस्कों का समृद्धिकरण, देखिए अयस्कों का समृद्धिकरण। देखिए, पृथ्वी पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई शुद्ध अशुद्ध होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले ऑक्सीड अयस्क से अशुद्धियां हटाना आवश्यक आवश्यक होता है। अयस्क अयस्कों से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, वे अयस्क एवं गैंग या भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इससे पृथक्करण के लिए विभिन्न तकनीक अपनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर समझ जाइए कि धातुओं से अयस्कों से गैंग हटाने के लिए अयस्कों के अंदर जो अशुद्धि पाया जाता है, उसको हटाने के लिए बहुत सारा तकनीक बताया जाएगा। और देखिए, यहाँ पर अयस्कों एवं गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, वे अयस्क एवं गैंग भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। वो अयस्क या गैंग जो होते हैं, जिसको अलग करते हैं, वो भौतिक या रासायनिक गुणों के आधार पर होते हैं, पृथक किया जाता है, ताकि आसानी से कोई मेटल का ऑक्साइड या मेटल का सल सल्फाइड बन जाए, या मेटल का कार्बोनेट बन जाए, इससे हो जाए। देखिए, इसी तरह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, अयस्क में सबसे पहला अयस्क जो होता है, अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेटेड अयस्क है, जिसमें धातु का मात्रा कितना अधिक है, ये देखते हैं। अब अयस्क का सांद्रण करने का 3 तरीका होता है। एक तरीका होता है उच्च अभिक्रियाशील धातु। उच्च अभिक्रियाशील धातु जो है वो उच्च अभिक्रियाशील धातु। दूसरा धातु होता है आपका मध्य अभिक्रियाशील धातु। तीसरा होता है निम्न अभिक्रियाशील धातु। उच्च अभिक्रियाशील धातु विद्युत का अपघटन शुद्ध धातु बनाता है। देखिए, अ, गलित धातु का विद्युत का अपघटन, उच्च अभिक्रियाशील धातु जो है वो गलित धातु होता है और विद्युत का अपघटन करता है और शुद्ध धातु बनाता है। उसी तरह प्रकार से अयस्कों का सांद्रण उसमें अभिक्रियाशील धातुएं होती है, उसमें मध्य अभिक्रियाशील धातु होती है। मध्य अभिक्रियाशील धातु में अयस्कों का सांद्रण में अभिक्रियाशील धातु में कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क मुख्य अयस्क है। देखिए, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क मुख्य अयस्क है। और इनसे देखिए निष्पातन, कैल्सिनेशन और भर्जन होता है। निष्पातन का मतलब कैल्सिनेशन और भर्जन होता है। भर्जन मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है, उसको भर्जन बोलते हैं। जो अभिक्रिया ऑक्सीजन की कमी में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निस्तापन, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। देखिए, धातु का ऑक्साइड दोनों में बनता है। धातु में अपचयन अभिक्रिया होता है धातु में जो होता है। इसके बाद ये धातु का ऑक्साइड से धातु में अपचयन होता है और धातु को शोधन करके, उसको रिफाइनरी करके प्योर धातु को बाहर हम लोग निकाल लेते हैं। इस तरह से अयस्क से धातु का निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। देखिए, सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे तरफ धातुओं की अ, आने वाली धातुओं आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं काफी अभिन्न क्रिय होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त होता है। देखिए, इन धातुओं को क्या करते हैं, सिर्फ गर्म करते हैं तो ऑक्साइड बनता है और उस ऑक्साइड से ये धातु प्राप्त
होते हैं। उदाहरण के लिए सिनाबर HGS मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह मर्क्यूरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक ऑक्साइड में अपरिचित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मरकरी सल्फाइड या मरकरी सल्फाइड को जब ताप देते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो मरकरी मरकरी ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार एच जी ओ को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, Hg बनता है प्लस O2 बनता है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस में Cu2s, देखिए Cu2s के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर को केवल वायु में गर्म करने पर इसका अयस्क में अलग किया जा सकता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड में जब इसको गर्म करेंगे ऑक्सीजन के उपस्थिति में तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए